जाते जाते एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। ये बात तब थी जब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। ये बात तब थी तब दोनों की जाति एक थी और गोत्र भी एक होता है। लेकिन इस बात का जब घर वालों को पता लग जाता है तब उनकी मिलने पर रोकथाम लग जाती है। लेकिन उनको आदत लग चुकी थी एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे के साथ समय बिताने की। उन्होंने बारी बारी से एक तो नहीं 7 कत्ल कर दिए थे। 7 कत्ल करने के बाद भी वो आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिस बात के लिए, जिस काम के लिए घर वाले रोकते थे, अब तो हमारे पास पूरी की पूरी आजादी है, फ्रीडम है, कोई रोकने वाला तो है ही नहीं, तो क्यों ना इसे भी कर लिया जाए। वही पास में लाश पड़ी हुई है, लाश के बिल्कुल बगल में बैठकर उस लड़के ने उसके साथ जो भी गलत था वो किया, अपनी हवस मिटाई। ये सब करने के बाद ये सोचकर कि शायद अब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, वो आजाद है। लेकिन कहते हैं कि कत्ल को कितने भी सादे तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, आखिरकार कातिल पकड़ा ही जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कातिल पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद वो कभी दोबारा फिर एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं। जिस काम के लिए, जिस वजह के लिए उन्होंने 7 कत्ल किए थे, फिर वो नाकाम होते हैं। ना कभी वो एक दूसरे से मिल पाते हैं और ना ही कभी एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। इस घटनाक्रम के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हवस की आड़ में कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है रोहतक, और रोहतक का ही एक थाना लगता है सदर पुलिस स्टेशन, उसी का गांव लगता है कबूलपुर। बात कर रही हूँ 15 सितंबर 2009 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। गांव के ही एक रिटायर्ड शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 62 या 63 साल के आसपास होती है। नाम उनका तकबीर सिंह होता है। तकबीर सिंह अपने जो पशु जहां पर बंधे होते हैं, घेर होता है, उस घेर से सीधा घर पहुंचते हैं सुबह 7 बजे के आसपास। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। आखिरकार जब जोर से धक्का देते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद वो देखते क्या है कि जो उनका बेटा है, जिसका नाम सुरेंद्र होता है, जो बेटे की पत्नी है जिसका नाम रोमा देवी होता है, रोम्या देवी और सुरेंद्र दोनों ही एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। इस बात को देखते हुए उन्हें गुस्सा आता है। कहते हैं कि दिन निकल आया है लेकिन तुम्हारी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। गुस्से में अपने बेटे को कई बार आवाज लगाते हैं लेकिन बेटा उनका जागता नहीं है। इस बात पर उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके पास जाते हैं, छड़ी से ऐसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब कोई मूवमेंट नहीं उन्हें दिखाई देता तो वो रिटायर्ड शिक्षक अपने बेटे की इस दशा को लेकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अपने ही बेटे का जब हाथ पकड़ते हैं तो हाथ पकड़ने के बाद देखते हैं तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। अब यहाँ से वो थोड़ा घबराना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं। पास में उसकी पत्नी लेटी हुई थी बेटे की, रोमा देवी जिसका नाम होता है, 35 साल जिसकी उम्र होती है, उसके भी हाथ की नब्ज टटोल कर वो देखते हैं तो उस रिटायर्ड शिक्षक की हालत बद से बदतर हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आंखों से आंसू एकदम से ही टपकने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद जितनी जोर से हो सका वो रोता है, वो चीखता है। चीख कर वो लोगों को बुला सकते थे, इतनी जोर से वो बुलाते हैं क्योंकि घर में आंगन में 2 लाशें पड़ी हुई थी। बस उनका शोर सुनते हैं। शोर सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं, घरों के लोग होते हैं, वो भी जब घर की तरफ दौड़कर आते हैं तो बस यहाँ का मंजर देखने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। लगभग 7:15 बजे के आसपास पुलिस के पास फोन पहुंच जाता है। पूरे जिले में वायरलेस हो जाता है कि गांव कबूलपुर के अंदर, जो कि सदर पुलिस स्टेशन में लगता है, जिला उसका रोहतक होता है, वहां पर 1-2 नहीं बल्कि 7 कत्ल हो चुके हैं। 7 कत्लों की सूचना सुनने के बाद एसएचओ प्रीतम सिंह, साथ ही सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, एएसआई रामचंद्र, एएसआई दर्शन सिंह भारी पुलिस बल के साथ वहां मौके पर पहुंचते हैं। उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, टीम आती है, डॉक्टर स्क्वाड आती है और फॉरेंसिक टीम भी वहां आ जाती है। ये सब टीमें आने के बाद अपने अपने तरीकों से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। देखा जाता है कि आंगन में चारपाई है और चारपाई पर सुरेंद्र जिसकी 40 साल की उम्र है, उनकी पत्नी रोमा देवी जिसकी उम्र 35 साल है, दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। इसके बाद एक कमरे में जाते हैं। कमरे में 4 बच्चे होते हैं। एक लड़के का नाम, जिसका नाम अरविंद होता है, अरविंद लगभग 18 साल की उम्र होती है। एक लड़की का नाम सोनिका है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है। मोनिका है जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है। विशाल है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है।
दरअसल जो शिक्षक हैं, रिटायर्ड जो शिक्षक हैं, उसको 3 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम होता है सुरेंद्र, जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है, और उसके बाद उसका दूसरा बेटा जो होता है भूपेंद्र, जो कि फौजी होता है। तीसरा बेटा होता है करमवीर। यहाँ पर वो 2 बेटे उसके एक साथ रहते हैं, जो फौजी है और जो सबसे बड़ा वाला बेटा है। यानी कि फौजी के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सोनिका, मोनिका और विशाल, ये फौजी के बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 14, 11 और 8 साल होती है। फौजी इस घर में इसलिए रहता है क्योंकि फौजी की पत्नी मर चुकी है और उसकी ड्यूटी पर उसे जाना होता है। 3 बच्चे अपने ताऊजी के साथ रहते हैं, अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। अब सुरेंद्र है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू है। साथ ही उसका एक बेटा है अरविंद, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। इन्हें ढूंढा जाता है कमरे में। एक कमरे के अंदर ये मिलते हैं, मतलब 4 बच्चे मिलते हैं एक आंगन में, और पति पत्नी मिलते हैं एक उसी आंगन में। फिर घर के ठीक सामने एक घर और है, वहां पर ये रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी होती है, जिसका नाम भूरी देवी होता है। 60 साल की जिसकी उम्र होती है, उसकी भी लाश पड़ी मिलती है। एक ही घर के अंदर 7 लाशें हैं। अब वो पुलिस ने, परिवार वालों ने उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू होता है। पता चलता है कि वो बाथरूम के अंदर बंद है। उससे बाथरूम के अंदर से जब निकाला जाता है तो वो बेहोशी की हालत में होती है। घर की छत पर 2 मिस्त्री काम कर रहे थे। इलेक्ट्रीशियन जिसमें एक का नाम सुनील होता है, दूसरे का नाम मनोज होता है। उनकी भी हालत खराब होती है, उनके मुंह से भी झाग आ रहे थे। अब उन्होंने भी तत्काल प्रभाव से उन्हें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पुलिस वाले उन दोनों को लेकर जाते हैं PGI-MS रोहतक में, वहां उन्हें एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के बाद अब पूरे इलाके में इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस 7 हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। तभी जो रोमा देवी होती है, जो बड़े वाले बेटे की धर्म पत्नी होती है, उसका मामा चंद्रभान आता है, और चंद्रभान आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। कहता है कि साहब, जो उसकी भांजी है रोमा देवी, उसके ससुर यानी कि रिटायर्ड हुए शिक्षक, वो रिटायर हुए थे साल 2007 में, उनको कुछ पैसा मिलता है, और इसी पैसे को बंटवारे को लेकर सबसे बड़े बेटे और छोटे बेटे के बीच में, जिनका नाम होता है करमवीर, छोटा वाला बेटा, बड़े वाले का नाम सुरेंद्र होता है, इन दोनों के बीच में कहासुनी होती है। और इसी बीच में छोटे बेटे ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। उसने अपने छोटे भाई के 3 बच्चों को मार दिया है, अपने भैया भाभी को मार दिया है, साथ ही अपनी माँ को भी मार दिया है। जब इस तरह की बात पुलिस के पास में पहुंचती है तो इस मामले में इसी आधार पर FIR दर्ज कर ली जाती है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी ही थी कि जो रिटायर्ड शिक्षक होते हैं, जिनका नाम तकबीर सिंह होता है, तकबीर सिंह सीधा पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे हत्याकांड के अंदर जो मेरी पोती है, जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार है। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों। वो कहते हैं कि ये पार्ट 1 में पढ़ाई कर रही थी नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक से, और इसी विद्यालय में जब पढ़ने जाया करती थी तो पड़ोस का एक लड़का होता है, जिसका नाम नवीन उर्फ मोनू होता है, जिसके पिता का नाम गफूर सिंह होता है, जो कि कंप्यूटर सेंटर में जाकर पढ़ाई करता था। और पढ़ाई के दौरान इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इनकी प्रेम में तब्दील हो जाती है। परिवार ने उन्हें जब रोका तो रोकने के बाद ये नहीं रुक रहे थे। उन्हें अपनी पोती पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो चरित्र की बहुत ज्यादा कमजोर होती है। जब इस तरह की बात आती है, पुलिस सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। सोनम, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, उसको PGI-MS में एडमिट कराया गया था। और उधर जो 2 इलेक्ट्रीशियन होते हैं, घर में काम कर रहे थे, सुनील कुमार और मनोज कुमार, उनकी भी हालत खराब चल रही थी। 7 लाशों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पता चला कि कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। नशीला पदार्थ देने के बाद उनके गले पर एक जैसा निशान था, जैसे कि एक ही रस्से से सबका बारी बारी से गला घोटा गया हो। आखिरकार ये किसने अंजाम दिया है, किसने इतना बड़ा कांड किया है, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही थी। दोनों ही थ्योरी, जिसमें रोमा देवी के मामा होते हैं चंद्रभान, उसकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी, लेकिन दादा ने जो कहानी सुनाई थी, अब पुलिस उस मामले पर भी सक्रिय हो जाती है। आखिरकार पुलिस ने 1-2 दिन के बाद नवीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ करना शुरू किया जाता है तो वो कबूल कर लेता है कि कॉलेज में आते जाते इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इसका उन्हें पता ही नहीं चल पाता। लगभग 1.5 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2008 से इन दोनों के रिश्ते जब पहली बार एक्टिव हुए थे, इन्होंने जब फर्स्ट टाइम मिलने की बात की थी, तो इनकी आदत में आ जाता है मिलना।
7-8 महीने की बात है पहले की। तो सोनम की माँ होती है रमा देवी, उसको पता चल जाता है। जैसे ही पता चलता है तो अपनी बेटी से कहती है, यदि तुम्हारे पिताजी को ये बात पता चली कि तुम्हारा पड़ोस के उस नवीन से तुम्हारा संबंध चल रहे हैं, वो तुम्हें जान से मार देंगे। माँ ने जैसे ही ये बात कही तो लड़की सकपका जाती है, घबरा जाती है। वो अपने दोस्त से बात करती है, क्योंकि दोनों का गोत्र एक होता है, दोनों की जाति एक होती है, दोनों जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। तब इनकी जाति देखने के बाद इन दोनों में कहीं ना कहीं रोकथाम लगने लगती है। हद नहीं बल्कि लड़की की जो पढ़ाई थी उसको भी रोक दिया जाता है, ताकि लड़के से ना मिल पाए। इस बात का अभी घर वालों को ही पता था, लेकिन इन दोनों ने मिलने की जो भी जतन होते हैं वो तमाम कोशिशें करते थे। पुलिस किस तरह की जांच पड़ताल में आता है, इस तरह की जांच पड़ताल में आता है कि जब पुलिस ने इनसे पूछताछ करना शुरू किया तो उसके बाद पता चलता है कि इस घटनाक्रम से लगभग 25-26 दिन पहले ही इन्होंने प्लान किया था, क्यों ना परिवार को खत्म कर दिया जाए, पूरे परिवार को मार दिया जाए। मार देंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम फ्रीडम से मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे, इस तरह से। क्योंकि चचा ने और लड़की के पापा ने इन दोनों के बीच में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद रहता था। जैसे ही दादा रिटायर होते हैं, पैसे मिलते हैं, तो बड़े वाले बेटे के लिए कुछ प्लॉट का इंतजाम कर दिया था और कुछ नकद भी दे दिया था, लेकिन छोटे वाले बेटे को कुछ नहीं दिया था। बेटे को ऐतराज था कि मुझे कुछ नहीं दिया है। बड़े वाले बेटे के साथ दादाजी रहते थे। जो बीच वाला बेटा फौजी है वो भी साथ ही रहता था, क्योंकि फौज में काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। और उसके 3 बच्चे होते हैं जो दादा दादी के साथ रहते हैं। आखिरकार विवाद रहता था और उस लड़की ने उस बात का फायदा उठाया, ऐसा पुलिस की जांच में आता है। अब 12/9/2009 को ये लड़का जो नवीन होता है वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त जिसका छारा गांव में रहता है, जो कि मामा जहां पर रहते हैं उसके, वहां पर दोस्त होता है जस्सू से कहता है कि मुझे कुछ गोलियां चाहिए, नींद की गोलियां। जो पूछता है कि क्या करोगे, वो कहता है कि मुझे जरूरत है। लगभग वो 100 गोलियों का इंतजाम करता है। इसके लिए 400 रुपए खर्च होते हैं और 100 गोली का इंतजाम करता है। ओमवीर उर्फ बहला से गोलियां मिल जाती हैं। बारी बारी तरीके से वो डिसाइड करता है। डिसाइड करने के बाद 14 अक्टूबर 2009 को वो अपनी प्रेमिका को दे देता है, सोनम उर्फ सोनू को। उसको दे देता है, उससे कहता है कि ठीक है तुम अपना काम कर देना। अभी लड़का और लड़की जो होते हैं, इन दोनों की फोन पर भी बातचीत हुआ करती थी। फोन पर बातचीत होने के दौरान ही रात के जैसे ही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, वो कहती है कि मैंने जो आज खाना बनाया था, लेकिन जो घर में खाना बना था, लौकी बनी थी, साथ ही रोटी बनी है और दूध जो सब घर वाले पीते हैं, उसमें वो सब की सब गोलियां मैंने मिला दी हैं। ऐसा करके वो उसे बताती है। उसी दिन घर में इलेक्ट्रिशियन भी काम कर रहे थे। इलेक्ट्रिशियन को भी खाना दिया जाता है। जो लड़की का छोटा भाई होता है, जिसका नाम अरविंद होता है, अरविंद खाना देने के लिए जाता है और ऊपर वाली मंजिल पर वो पहुंचता है तो देखता है कि वो काम कर रहे हैं और वो खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। लेकिन लड़की रात के लगभग 10 बजे के आसपास वो कहती है कि घर के तो लोग सब सो चुके हैं, लेकिन जो मजदूर जो यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रिशियन जो काम कर रहे हैं, वो अभी तक जागे हुए हैं। आखिरकार उनको भी इसका जो नींद की गोली का असर था, उन दोनों इलेक्ट्रिशियन को भी थोड़ी देर बाद होने लगता है और वो ऊपर की मंजिल पर आराम से सो जाते हैं। रात के 10 बजे के बाद वो आता है दोस्त उसका प्रेमी, जिसका नाम नवीन उर्फ मोनू होता है। उसके आने के बाद सबसे पहले उसके पिता और उसकी माँ के पास जाता है। उन दोनों का वो देखता है उन दोनों को, इसके बाद गला घोटकर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो कमरे में जाते हैं, कमरे में जहां पर जो प्रेमिका होती है उसकी चचेरी बहन सोनिका, मोनिका और चचेरा भाई विशाल और सगा भाई अरविंद, ये चारों सोए हुए थे। इन चारों की वो गला घोट करके हत्या कर देते हैं। यानी कि पहले माता पिता को, फिर 4 बहन भाइयों को मारते हैं। इसके बाद जब सामने जो घर होता है वहां पर दादी सोई हुई थी। दादी इनकी भूरी देवी, जिसकी लगभग उम्र होती है 60 साल, अब एक सदस्य घर का वो मर चुका है। अब दादी का भी वो गला घोटकर किसी तरकीब से वो मार देते हैं। जिस तरह से उन्होंने बाकी सब लोगों को मारा था, इसी तरह से दादी को मारते हैं। प्रेमिका आपस में बातचीत करते हैं कि अब रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, तो क्यों ना अब एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह से ये सब करने के बाद फिर वो एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। तो पुलिस की जांच में आता है तो पता चलता है कि इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए थे। आखिरकार पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने के बाद जो सबूत जुटाती है, सबूत जुटाने के बाद इनके सबूत पाए जाते हैं। अब वो इस मामले की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होने के बाद जब मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो ये दोनों इस बात की ये बात कहते हैं कि हम दोनों की सिर्फ दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत तो कुछ था ही नहीं, हमें जबरदस्ती फंसाया गया है। चाचा ने
घटनाक्रम को अंजाम दिया था। दादा ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कहानी घट दी थी और पुलिस भी इसमें मिली हुई थी। कुछ इस तरह की बात करके तमाम तरह के बहाने लेते हैं, लेकिन अदालत सबूतों के आधार पर, जो भी गवाह थे या फिर वकीलों के चेहरे के आधार पर 14 सितंबर 2014 की ये बात है, फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है और ओमवीर उर्फ काला, जिससे गोलियां खरीदी गई थी, दवाइयां ली गई थी, उसको बरी कर दिया जाता है। उसके इसमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद इतना बड़ा दोष उसका है नहीं। साथ ही इन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है। ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद उनको 4 साल के बाद 17 जुलाई 2018 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। लेकिन जिसके माध्यम से, जिस दोस्त के माध्यम से, जसवीर उर्फ जस्सू के माध्यम से जो गोलियों का इंतजाम किया गया था, उसको भी बरी कर दिया जाता है। और वक्त कुछ आगे बढ़ता है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है 12 अक्टूबर 2018 को। सुप्रीम कोर्ट इनकी फांसी की सजा पर निश्चय लगा देता है। अभी आगे उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, ये तो खैर कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिका ने मिलने के बाद जिनकी गोद एक होती है, जाति एक होती है, उन्होंने अपने हवस को मिटाने के लिए इस तरह की मीडिया रिपोर्ट में सामने आता है। ये साफ साफ आ जाता है, इन्होंने अपने हवस मिटाने के लिए अपने 4 बहन भाई, माता पिता, दादी को मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार सोनम उर्फ लड़की जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, वो इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दे सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि कत्ल करने वाले ये बहुत बार सोचते भी होंगे कि किसी अपराध को करने वाले भी कोई सोचते होंगे कि हम शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। जब वे जेल जाते हैं उसके बाद फिर कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, ना इनका कभी मिलन होता है। इसी मिलन के लिए, इस हवस को मिटाने के लिए वो इस तरह से इस हद तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।